फोक्स कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। आज के जो प्रश्न हैं वह नेट 2017 में आए हुए प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी ली गई है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहां जात है सो जाके कुछ लेना हो सो लेऊ। यहाँ ये 2017 में जो क्वेश्चन आया था वल्लभाचार्य मिस प्रिंट हो गया था। यहाँ क्या लिखा जाना चाहिए था सूरदास। सूरदास यानी वल्लभाचार्य की शिष्य थी सूरदास जी। तो सूरदास की मृत्यु पर किसने कहा था पुष्टि मार्ग का जहां जात है। तो सूरदास की मृत्यु पर किसने कहा था विठलनाथ ने। इसका उत्तर क्या आएगा विठलनाथ। एक प्रश्न यहां से ये बनता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है सूरदास जी को कहा जाता है। सूरदास जी किसके शिष्य थे वल्लभाचार्य के शिष्य थे। विठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप की स्थापना कब की थी 1565 ईस्वी में की थी। अष्टछाप में 8 कृष्ण भगत कवि थे जो वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले थे। विठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। 4 तो विठलनाथ के शिष्य थे और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो 4 वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वो थे सूरदास जी। एक तो ऊपर दिया गया सूरदास। कौन कौन थे सूरदास, कुम्भन दास, कृष्णदास और परमानंद दास। कितने शिष्य थे 4। किसके थे ये 4 शिष्य। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कई बार पूछ ले जाता है परीक्षा में अष्टछाप में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से थे। सूरदास, कुम्भन दास, कृष्णदास और परमानंद दास। अब 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे। विठलनाथ जी के शिष्य कौन कौन थे गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास, इसके अलावा नंददास। चतुर्भुजदास और नंददास 4 शिष्य विठलनाथ के थे। 4 ही वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसमें अष्टछाप में। अष्टछाप की स्थापना कब हुई 1565 में। किसने की थी विठलनाथ जी ने। तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है विठलनाथ जी ने कहा है। किसको कहा है सूरदास जी को कहा है। और सूरदास जी की मृत्यु पर क्या कहा था सो जाके कुछ लेना हो सो लेऊ। अगला प्रश्न, अच्छा ये 2 नंबर प्रश्न था। 1 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा। पृथ्वीराज रासो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। किसकी रचना है चंद बरदाई की। कई बार परीक्षा में पूछा गया है चंद बरदाई की रचना। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है चंद बरदाई की रचना है। कथा की समीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। किसकी दृष्टि से होनी चाहिए काव्य की दृष्टि से। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं इसलिए इतिहास वे एकदम कम हैं। ये किसने कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। इसका उत्तर क्या आएगा सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं 3 नंबर। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किस भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो शोरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। इन भाषाओं का जो विकास है वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो देखते हैं विकल्प में शोरसेनी अपभ्रंश से गुजराती। हाँ 1 नंबर में दिया हुआ है गुजराती भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश भाषा से हुआ है। शोरसेनी अपभ्रंश भाषा से कौन कौन सी उपभाषाओं का विकास हुआ है। पश्चिम हिंदी का हुआ है, राजस्थानी का हुआ है, गुजराती का हुआ है, पहाड़ी का हुआ है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। महाराष्ट्री मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ है। पंजाबी भाषा का विकास हुआ है पैसाची से। पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। पैसाची अपभ्रंश से कौन सी भाषा का विकास हुआ है पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। और ब्रांचर से सिंधी भाषा का।
ब्राह्मण से कौन सी भाषा का विकास हुआ है? सिंधी भाषा का। तो सिंधी का ब्राह्मण, पंजाबी पेशाची, मराठी महाराष्ट्री और गुजराती शोरसेनी अपभ्रंश। तो 3 नंबर का उत्तर 1 नंबर आएगा। शोरसेनी अपभ्रंश का विकास, गुजराती भाषा का विकास है वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 4 नंबर। सगुने ही अगुने ही कछु नहीं भेदा तुलसीदास ने किसके द्वारा यह कहलाया? देखो, सगुने ही अगुने ही नहीं कछु भेदा तुलसीदास जी ने किसके द्वारा यह कहलवाया? इस तथ्य को तुलसीदास जी ने किसके द्वारा कहलवाया है? तुलसीदास जी की एक प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। कौन सी रचना है? रामचरितमानस। रामचरितमानस 1574 ईस्वी। कई बार समय भी पूछ लिया जाता है रामचरितमानस का। 1574 ईस्वी। इसकी भाषा भी पूछ ली जाती है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। प्रथम जो कांड है वह बाल कांड है। बाल कांड। अंतिम कांड है वो उत्तर कांड है। बाल कांड में शिव पार्वती संवाद है। एक शिव पार्वती का क्या है? संवाद है। शिव पार्वती का जो संवाद है वहां पर शिव के द्वारा ये कहलाया गया है तुलसीदास जी के द्वारा, सगुन अगुण नहीं कछु भेदा। सगुन और अगुण में कोई भेद नहीं है। किसके द्वारा कहलाया गया है? शिव जी के द्वारा कहलाया गया है ये कथन, यह तथ्य। तो इसका उत्तर शिव 1 नंबर। सगुन अगुण नहीं कछु भेदा तुलसीदास ने किसके द्वारा इस तथ्य को कहलाया है? शिव के द्वारा कहलाया है। कहाँ कहलाया है? बाल कांड में कहलाया है। शिव पार्वती का एक संवाद है बाल कांड में, वहां कहलाया है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। इसका समय 1574 ईस्वी है और इसकी भाषा अवधि है। कई बार प्रश्न पूछा गया है रामचरितमानस की भाषा, तो ये प्रबंधात्मक काव्य है। रामचरितमानस क्या है कि प्रबंधात्मक काव्य है और इसकी भाषा क्या है? अवधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। सूरसागर में जगह जगह कौन से पद मिलते हैं? दृष्टिकूट के पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। किसका अनुकरण बताया? किसकी नकल बताया? विद्यापति की। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? किसका हो सकता है? जो नुक्ताचीनी ज्यादा निकालते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं। रामचंद्र शुक्ल। कमियां तो रामचंद्र जी शुक्ल। इसका उत्तर क्या जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में, ये तो हमने पढ़ लिया 1 नंबर, दोबारा रिवीजन हो गया, रिपीट हो गया लिखने से। अगला प्रश्न देखते हैं। सावन आवन हेरी सखी मन भावन आवन चोप बिसेखी छाए कहू घन आनंद जान सम्हारी की ठोर ले भूलने लेखी बूंदे लगे सब अंग देसे उल्टी गति आपने पापने पेखी पौन सो जागती आगी सुनी ही पे पानी ते लागती आंखिन देखी। इस सवैया में विरहिणी नायिका की किस मनय स्थिति का चित्रण किया गया है? यह सवैया घनानंद रचित है। किसके द्वारा रचित है? घनानंद, जो रीतिकालीन कवि हैं। कौन से कवि हैं? घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, रीतिकालीन कवि हैं। और इसमें नायिका की मनय स्थिति का वर्णन किया है। नायिका की विरह स्थिति यानी मनय स्थिति, मार्मिक स्थिति का वर्णन किया है। इसमें किसका वर्णन किया है? मार्मिक स्थिति का। सी नंबर उत्तर सही होगा 7 नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। पीरिये की सूदी सी ये सरिताएं ये कानन कांतार सुसजित। पीरिये की सूदी सी ये सरिताएं नदियों के बारे में बताया गया है। ये कानन कांतार सुसजित जंगल मैं तो नहीं किंतु मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित जिसमें प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ये तो रामनरेश त्रिपाठी की है। बी नंबर। कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखते हैं। नाटक जारी है किसका है? लीलाधर जगुड़ी। नाटक जारी है काव्य संग्रह किसका है? लीलाधर जगुड़ी का है। डी ऑप्शन सही होगा। नाटक जारी है। प्रश्न नंबर 10 है यह रथपाल की गेंद गृह ग्राम चारु आखर लगाए लेत लाखन के समा हो। यह उक्ति किस कवि की है? ये तो पद्माकर की है यह रथपाल की। किसकी है? पद्माकर की। डी। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा गया है? आग और राग का कवि, आग और राग का कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, जिसे अनल कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनल कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर जो उपनाम है वो किसके द्वारा दिया गया था? रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा दिया गया था। इनको किसके द्वारा दिया गया था? रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा दिनकर नाम दिया गया था, उपनाम दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 मुंगेर बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंगेर बिहार में 1908। इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी रचना पर मिला था? उर्वशी। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1972 में मिला था। कब मिला था? 1972 में। एक इनकी रचना है जिसका समय काल है 1961, उर्वशी रचना। उर्वशी रचना के ऊपर इसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। इसे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में कौन सी रचना पर मिला? इसे संस्कृति के 4 अध्याय। इसकी एक प्रसिद्ध रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। उस संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था उर्वशी के ऊपर। ये द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। दिनकर की उपाधि रामकृष्ण दिनकर जो उपनाम दिया था रामवृक्ष बेनीपुरी ने, इनका जन्म 1908 में हुआ था। तो आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम बतलाना है। नानक, कबीर, सुंदरदास, दादू। अब हम देख लेते हैं कबीर। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी। नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। किसका जन्म हुआ था? नानक जी का जन्म हुआ था। इसके बाद दादू दयाल 1544। दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? 1544। सुंदरदास, सुंदरदास का जन्म हुआ था 1596। सुंदरदास का जन्म कब हुआ था? 1596 में हुआ था। तो अब हम देखते हैं कबीर, नानक, दादू और सुंदरदास। कबीर, उसके बाद नानक, दादू, सुंदरदास। बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? बी। क्योंकि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी, नानक का 1469 ईस्वी, दादू दयाल का 1544 ईस्वी और सुंदरदास का जन्म हुआ था 1596 ईस्वी। और कवियों को जन्म के अनुक्रम में लगाना था तो बी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है प्रश्नोत्तरी, क्योंकि स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सेकंड ग्रेड में तो इतिहास से संबंधित कम प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अभी पीछे केवीएस की वैकेंसी आई थी, उसके लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। फिर इसमें क्या पूछ लिया गया है? जन्म काल पूछ लिया गया है। कवियों का क्या पूछा गया है? जन्म काल। देखते हैं कवियों का जन्म काल। पहले क्या लिखा गया है? बच्चन, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 1907 में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 1907। महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। ऐग्य, ऐग्य का जन्म कब हुआ था? ऐग्य का जन्म हुआ था 1911। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917। रघुवीर साय 1929। तो पहले बच्चन, उसके बाद क्या आएगा? ऐग्य, बच्चन, उसके बाद ऐग्य, उसके बाद मुक्तिबोध, उसके बाद रघुवीर साय। बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी सही होगा, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ था 1907 में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था?
1907 में हुआ था। उसके बाद ऐग्य का जन्म हुआ, उसके बाद गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ, मुक्तिबोध का जन्म 1917 और रघुवीर साय का जन्म 1929। बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो विश्वनाथ प्रसाद जो पात्र है वह मेला अंचल का है। किसका है? मेला अंचल उपन्यास का पात्र है मेला अंचल। फणीश्वरनाथ रेणु का है मेला अंचल। मेला अंचल 1954, इनका समय क्या है? 1954 है। फणीश्वरनाथ रेणु, इसमें रेणु जी ने बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन किया है। कौन से गांव का वर्णन है? मेरीगंज गांव का वर्णन है। मेरीगंज गांव का वर्णन करते समय यहाँ एक सूबेदार की भूमिका है विश्वनाथ प्रसाद की। किसकी भूमिका है? सूबेदार। सूबेदार है वो कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। तो मेला अंचल, मेला अंचल उपन्यास किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। मेला अंचल आंचलिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यासकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। इनका समय है मेलांचल का 1954 और इसमें कौन से गांव का वर्णन किया गया है? मेरीगंज गांव का वर्णन किया है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है मेलांचल में किस गांव का वर्णन किया गया है? बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। क्या बतलाना है? जन्म काल बतलाना है कवियों का। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इसमें श्रीधर पाठक का जन्म है वो 1859। श्रीधर पाठक का जन्म कब हुआ था? 1859। किसका जन्म है? श्रीधर पाठक का। गुपत जी का जन्म कब हुआ था? 1886। राष्ट्र कवि गुपत का जन्म कब हुआ था? 1886 में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886। त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, त्रिपाठी का जन्म सूर्यकांत त्रिपाठी 1899। रामनरेश त्रिपाठी, रामनरेश 1889। निराला 1899। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था 1899 में। रामनरेश त्रिपाठी का 1889 में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में और श्रीधर पाठक का जन्म हुआ था 1859 में। अब इनका कालक्रम देखते हैं। पहले कौन आएगा? पाठक, फिर उसके बाद गुप्त। पाठक, श्रीधर पाठक, इसमें भी श्रीधर पाठक, फिर मैथिली शरण गुप्त, उसके बाद रामनरेश त्रिपाठी और उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 15 नंबर का सही उत्तर होगा 4 नंबर डी। डी विकल्प सही है। श्रीधर पाठक का जन्म हुआ था 1859 में, गुपत जी का जन्म हुआ था 1886 में और त्रिपाठी जी का जन्म हुआ था 1889 में और निराला का जन्म हुआ था 1899 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल व संधि एवं किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? प्रश्न क्या है? बाल व संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन, मनोवैज्ञानिक अंकन हुआ है शेखर एक जीवनी में। कौन से उपन्यास में हुआ है? शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी उपन्यास 2 भागों में है। एक भाग तो है 1940 में प्रकाशित हुआ पहला भाग, दूसरा भाग 1944। शेखर एक जीवनी 1940 पहला भाग, दूसरा भाग 1944। इसके अलावा नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, अपने अजनबी, इनके 3 प्रसिद्ध उपन्यास हैं। शेखर एक जीवनी है, नदी के द्वीप है, अपने अपने अजनबी है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? प्रेमचंद जी का नाटक बतलाना है। कौन सा नाटक है? प्रेमचंद जी का है। पहला नाटक क्या दिया गया है? जय पराजय। जय पराजय नाटक है वो उपेंद्र नाथ असक है। उपेंद्र नाथ असक। जय पराजय जो नाटक है इसके लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ असक है। रुपया तुम्हें खा गया। रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। कृष्णार्जुन युद्ध। कृष्णार्जुन युद्ध है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी। करबला संग्राम ये प्रेमचंद का है। करबला नाटक किसका है? प्रेमचंद जी का है। अब हमें बताना क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद जी का है? तो करबला नाटक प्रेमचंद जी का है। इसमें 3 और नाटक दिए गए हैं, जय पराजय उपेंद्र नाथ असक, रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा और कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी। आचार्य प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है, बतलाना है हमें कौन सा नहीं है। नाथ संप्रदाय ये तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी द्वारा है। प्रबंध प्रभाकर ये नहीं है, ये बाबू गुलाब राय का है। प्रबंध प्रभाकर के रचयिता कौन है? बाबू गुलाब राय। साहित्य का मरम आचार्य प्रसाद द्विवेदी। लालित्य मीमांसा भी आचार्य प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर 2 नंबर, क्योंकि प्रबंध प्रभाकर के रचयिता कौन है? बाबू गुलाब राय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से यानी प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्म कथाओं का सही अनुक्रम बताना है। आत्म कथाओं का क्या बताना है? सही अनुक्रम बतलाना है। पहले देखते हैं नीड़ का निर्माण, फिर जूठन, शिकंजे का दर्द। तो नीड़ का निर्माण जूठन, शिकंजे का दर्द, अपनी खबर। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उगर। अपनी खबर किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उगर 1960। 1960। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन 1970। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि 97। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि 1997। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि 1997। शिकंजे का दर्द सुशीला टकबोरे। सुशीला टकबोरे 2011। सुशीला टकबोरे की आत्मकथा है, इसका समय काल है 2011। तो ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अपनी खबर, नीड़ का निर्माण, जूठन और शिकंजे का दर्द। अपनी खबर किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उगर की है। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि 1997। शिकंजे का दर्द 2011 सुशीला टकबोरे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रह बताने हैं। पहला लिखा है शरणार्थी। शरणार्थी कहानी संग्रह किसका है? ऐज्ञ का है। शरणार्थी कहानी संग्रह ऐज्ञ। इसका रचना काल है 1948। क्या है? 1948। परिंदे निर्मल वर्मा, इसका समय काल है 1960। परिंदे निर्मल वर्मा। कामरेड का कोट किसका है? सृंजय। कामरेड का कोट किसका है? सृंजय का है और इसका समय काल है 1993। 193। कामरेड का कोट सृंजय 1993। डायन भीषम साहिनी। डायन किसकी रचना है? भीषम साहिनी की। इसका समय है 1998। डायन का समय क्या है? 1998। भीषम साहिनी।
ये कहानी संग्रह किसका है? विषम साहिनी का है। तो हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना था। 1948, 60, 93, 98, ए नंबर ही सही हो गया। कौन सा सही हो गया? ए नंबर। शरणार्थी यज्ञ परिंदे 1960, निर्मल वर्मा। कामरेड का कोट सरिंजे 1993, डायन विषम साहिनी 1998, ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। ए कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। ए कहानी के कौन है? गंगा प्रसाद विमल। गंगा प्रसाद विमल ए कहानी। महिप सिंह सचेतन कहानी। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सचेतन कहानी के प्रवक्ता, सचेतन कहानी के प्रवक्ता कौन है? महिप सिंह है। ए कहानी के कौन है? गंगा प्रसाद विमल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम पूछा है। प्रसाद के नाटकों का सही क्रम सजन 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 1910। सजन का क्या है? 1910 है। उसके बाद विशाख, विशाखा 1921। विशाखा क्या है? 1921। जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926। जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926। ध्रुव सैनी 1933 1933। ये जो जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, इनका कालक्रम के अनुसार से जाना था हमें। तो सजन 1910, विशाख 1921, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, ध्रुव सैनी 33। 10, 21, 26, 33 ये हो गया कालक्रम के अनुसार सही। तो ए नंबर। 22 का उत्तर क्या होगा? ए नंबर होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? किसका भेद बताना है? वक्रोक्ति। वक्रोक्ति के 6 भेद हैं। वक्रोक्ति के कितने भेद माने गए हैं? 6। पहला है वर्ण विन्यास वक्रता। नहीं, वर्ण विन्यास वक्रता नहीं है भी इसका भेद। हाँ, उक्ति विन्यास वक्रता है। पद पूर्वार्ध है, पद उत्तरार्ध भी है, पद पूर्वार्ध भी दोनों होते हैं। प्रकरण वक्रता भी है। हाँ, 1 नंबर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 के बाद अच्छा, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही क्रम है। रस सूत्र पहले उत्पत्तिवाद आएगा। क्या आएगा? उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद के कौन है? भट्ट लोल्लट। उत्पत्तिवाद सिद्धांत किसने दिया था? उत्पत्तिवाद सिद्धांत दिया था भट्ट लोल्लट ने। उत्पत्तिवाद के बाद आता है अनुमितिवाद। अनुमितिवाद, अनुमितिवाद। संकुक। अनुमितिवाद किसका है? संकुक का है। पहले उत्पत्तिवाद, फिर अनुमितिवाद, फिर भुक्तिवाद। भुक्तिवाद, भुक्तिवाद। भट्टनायक। भुक्तिवाद किसका है? भट्टनायक। भुक्तिवाद किसका है? भट्टनायक का है। भुक्तिवाद किसका है? भट्टनायक। फिर है अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त। अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त। तो पहले आएगा भट्टलोल्लट, फिर संकुक, फिर भट्टनायक, फिर अभिनव गुप्त। तो ये हो गया भट्टलोल्लट, संकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। सी। अच्छा, डी इसका विकल्प दिया ही नहीं, ये गलती से रह गया डी विकल्प लिखने में। इसका उत्तर कौन सा आएगा? सी आएगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया है उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? भट्टलोल्लट ने। अनुमितिवाद संकुक ने। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित है। भुक्तिवाद भट्टनायक, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों का कालक्रम के अनुसार सजाना है। किसके अनुसार सजाना है? कालक्रम के अनुसार। अब इसमें पहला लिखा है आलोचना के मान, रस मीमांसा। आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान। आलोचना के मान जो ग्रंथ है वो किसका है? शिवदान सिंह चौहान का है। इसका समय 1958। आलोचना के मान का समय कौन सा हो गया? 1958। किसका है? शिवदान सिंह चौहान का। रस मीमांसा शुक्ल, रस मीमांसा शुक्ल 1949। तो ये तो क्रम सही नहीं है। 58 के बाद क्या आ गया? 49। तो 49 पहले आना चाहिए। रस मीमांसा क्या आना चाहिए? पहले। फिर है नई कविता। नई कविता का समय 1973।
नई कविता 2 बार है ना, 1973 नंद दुलारे वाजपेयी, 1973 में नंद दुलारे वाजपेयी, और 1978 में नई कविता रामविलास शर्मा, 1978 रामविलास शर्मा। तो पहले 49 आएगा रस मीमांसा, इसमें भी रस मीमांसा है, इसमें भी रस मीमांसा है, परंतु रस मीमांसा के बाद क्या आएगा, आलोचना के मान, इसमें आलोचना के मान, बी नंबर ऑप्शन सही होगा भी। रस मीमांसा 1949, आलोचना के मान 1958, नई कविता 73, नई कविता 78, और इसके बाद क्या आ गया, अस्तित्ववाद, बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान, नई कविता नंद दुलारे वाजपेयी, और नई कविता रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। रचनाओं को किसके साथ, लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक हैं, एक तरफ रचनाएं हैं, विजय सेन सूरी। अच्छा, इसमें जो ये दिए गए हैं विकल्प, ये थोड़े से दिखाई नहीं दे रहे सही से, देख लेते हैं। बर्तवेश और बाहुबली रास सालीबदर सूरी की है। बर्तवेश और बाहुबली रास किसकी है, सालीबदर सूरी की। बिसलदेव रासो नरपति नाले की। चंदनबाला रास कवि आसगू की, और रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी की रचना है। और योग्यचर्या किसकी है, डोमिपा की। योगचर्या किसकी है, डोमिपा। अब देखते हैं, एक में तो यही आएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया है। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी, बर्तवेश्वर बाहुबली रास सालीबदर सूरी, बिसलदेव रासो नरपति नाले, चंद्रबाला रास कवि आसगू, और योगचर्या डोमिपा, ये याद रख लेना भी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये 26 प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है आज की, जो नेट की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी थी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।